वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, यूनिक है। ऐसी कहानी से पहले शायद ही आपने कहीं देखी होगी। इस मूवी में 5 दोस्त छुट्टियां मनाने के लिए एक पुराने विला में जाते हैं, इस उम्मीद में कि ये जर्नी उनके लिए एंटरटेनमेंट से भरी होगी। लेकिन उनको नहीं पता था कि उनका ये सोचना बिल्कुल गलत है। वहां आने के बाद उनको पता चलता है कि वो एक ऐसी चीज से फंस चुके हैं जिससे बाहर निकलना नामुमकिन है। दोस्तों, वो चीज क्या है, किसने उनको वहां ट्रैप कर दिया और कभी वो इस ट्रैप से बाहर निकल पाएंगे या नहीं? क्या ये जर्नी उनका खेल हमेशा के लिए खत्म कर देगी? ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, क्योंकि कहानी का नाम है द ड्राफ्ट। तो कहानी की शुरुआत 5 दोस्तों से होती है, जिसमें बड़ी, इवान, आमिर, वाटी और अनी शामिल हैं। इसमें से बड़ी और अनी दोनों रिलेशनशिप में हैं। दोस्तों, कॉलेज से छुट्टी लेकर ये 5 दोस्त अपना वीकेंड एंजॉय करने निकले हैं। ये लोग जा रहे हैं जंगल के बीच बने विला में दोस्तों, जो कि अनी का है, लेकिन वो भी शहर में रहती है। कभी कभी फैमिली के साथ घूमने आ जाया करती है। इसलिए इस बार अनी ने ही प्लान बनाया कि क्यों ना हम उसी विला में घूम कर आए। बाकी दोस्तों को भी ये आइडिया बड़ा पसंद आया, तो सभी विला के लिए निकल गए। जैसे ये सभी विला के पास आते हैं, यहाँ उनको माहौल जो है ना काफी डरावना लग जाता है। ऐसा लगता है कि किसी भूतिया विला में आ गए हो। इवान कहता है कि यार ये कैसा विला है, हर चीज जो भूतिया जगह पे होनी चाहिए वो सब यहाँ पे मौजूद है। नेटवर्क नहीं है, जंगल के बीच बना हुआ है, मुसीबत आने पर बाहर नहीं जा पाएंगे। एक पुराना कुआं भी है जिसमें शायद कभी कोई कूद कर मर गया हो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हमको हॉरर मूवी के सेट पे लाकर खड़ा कर दिया है। तो अनी कहती है, अब एक ऐसी बेवकूफों वाली बातें कर रहा है? ये भूत भूत कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, तुमने जो बात कही वो बिल्कुल सच है। मेरी एक छोटी बहन हुआ करती थी जो बचपन में इस कुएं के पास खेलते हुए अंदर गिर गई और उसकी जान चली गई। तब से हमने विला छोड़ दिया और फिर कभी कभी यहाँ आने लगे, क्योंकि यहाँ से उसकी यादें जुड़ी हुई थी इसीलिए। पर यहाँ उसकी आत्मा नहीं भटकती। तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अब एक तो बेचारे पहले से डरे हुए थे, अब ये बातें सुनकर सभी के पसीने छूटने लग जाते हैं कि लगता है इसी विला में हमारा अंत होगा। तभी वहाँ पे डेडेंग नाम का एक आदमी आता है, जो कि इस विला का केयर टेकर है। वो उन सभी को पूरा विलेज बहुत ही अच्छे से घुमाता है, उन्हें उनका कमरा भी दिखाता है। इसलिए सभी अपना अपना सामान कमरे में सेट करने में लगे होते हैं ताकि रात आसानी से गुजार पाए। लेकिन जब अनी अपना मुंह धो रही होती है, तभी उसके सामने लगे आईने के अंदर से उसकी मरी हुई बहन की आत्मा नजर आती है, जिसको देखकर एक पल के लिए तो वो घबरा जाती है। लेकिन फिर उसे लगता है कि शायद मैंने अभी अभी ऐसी बातें कही बहन के बारे में, तो उसी का मुझे भ्रम हो रहा होगा। रियल में यहाँ कोई आत्मा वगैरह नहीं है, ऐसा दोस्तों वो अपने मन में सोच लेती है। तो अब अंधेरा होते ही सभी दोस्त हॉल में आकर मिलते हैं और लालटेन जलाकर आपस में बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पे डेडेंग उन सभी के लिए चाय लेकर आ जाता है। वो उन लोगों से कहता है कि घर के बाहर जो कुआं है उसके आसपास बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वो कुआं पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। कुछ दिन पहले मेरी बिल्ली कुएं में गिरकर मर गई थी। पहले कुआं कम गहरा था, अब ज्यादा हो चुका है, इसलिए मैं आप सभी को सावधान करना चाहता हूँ कि वहाँ मत जाना। ये सुनकर तो बाकी लोग और घबरा जाते हैं कि एक तो पहले अनी ने अपनी बहन के मरने की खबर बताई और अब आप अपने बिल्ली के बारे में बता रहे हो। क्या रातों की नींद उड़ा के रख दी है? अगली सुबह सभी को अनी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। सारे तुरंत उसके कमरे के पास जाते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक होता है और अनी दरवाजा खोल नहीं पा रही थी। इसलिए इवान डेडेंग के पास जाता है ताकि उससे चाबी मांग सके। तब तक आमिर दरवाजा तोड़ने की कोशिश में होता है, जिसमें वो कामयाब हो जाता है दोस्तों। और जब बाकी कमरे के अंदर आते हैं तो अंदर का नजारा उनके होश उड़ा देता है, क्योंकि बेड पर पड़ी है बड़ी की लाश, जिसे किसी ने धारदार हथियार से हमला करके मार डाला था। बाकी दोस्त तो ये देखकर दंग रह जाते हैं कि ये क्या हो गया। वो अनी से कहते हैं कि क्या तुमने उसे मारा? तो अनी कहती है, अरे मैं क्यों मारूंगी, मुझे तो पता भी नहीं था कि बड़ी के साथ क्या हुआ। इधर इवान डेडेंग के पास जाता है, लेकिन वो भी दरवाजा नहीं खोल रहा होता है। उसे डेडेंग के दरवाजे पर खून लगा मिलता है दोस्तों, जिसको देखकर वो डर जाता है कि यहाँ खून लगे होने का मतलब बहुत खतरनाक चीज घूम रही है कोई। तुरंत वो भागकर बाकी दोस्तों के पास आता है, जहाँ उसको भी बड़ी की लाश नजर आती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हत्या किसने और क्यों की। तब आमिर और इवान के हाथों पे खून दिखाई देता है। ये देखकर वो इवान पर ही आरोप लगाते हैं कि तुमने कुछ किया होगा, सच सच बताओ क्या हुआ, तूने बड़ी को मारा है ना? तो इवान कहता है, अरे मैंने नहीं मारा, तुम लोग मुझ पे क्यों आरोप लगा रहे हो? मुझे तो लगता है कि आमिर तुमने बड़ी को मारा होगा, क्योंकि तुमने मुझे एक बार बताया था कि तुम्हें अनी पसंद है। लेकिन अब आमिर कहता है, अरे देखो देखो है, बातों को घुमा मत और ये बता कि तूने किस चीज को टच किया जिससे ये खून तेरे हाथ पे लग गया। तब इवान को डेडेंग का दरवाजा याद आता है। वो कहता है ये खून तो डेडेंग के दरवाजे पे लगा हुआ था। जो सुनकर आमिर कहता है कि इसका मतलब डेडेंग ने ही बड़ी को मारा होगा और खून लगे हाथों से जब उसने दरवाजा खोला होगा तब वो खून दरवाजे पे लग गया होगा। फिर क्या था, ये सभी भागकर डेडेंग के कमरे के पास आते हैं और कमरे के बाहर से ही कहने लग जाते हैं कि अरे आपने बड़ी को क्यों मारा, हमें जवाब चाहिए इसका। लेकिन दरवाजा नहीं खुलता और तब खिड़की के अंदर से दोस्तों झांकने पर उन्हें पता चलता है कि डेडेंग भी मर चुका है। उसने रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर ली। बाकी दोस्तों में पैनिक छा जाता है। उनको लगने लगता है कि शायद यहाँ पे कोई सीरियल किलर घूम रहा है या फिर कोई आत्मा जो एक एक करके सभी का शिकार कर रही है। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ये लोग अपना सामान पैक करके तुरंत विला के बाहर आते हैं, पर यहाँ एक और मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। आमिर कहता है ऐसी गाड़ी को चला कर लेके जाते हैं, थोड़ी बहुत तो चल ही जाएगी, वरना यहाँ रुके तो हमारा
गला कट जाएगा। इसीलिए ये लोग उसी गाड़ी में जैसे तैसे वहां से निकल जाते हैं। पर वो थोड़ी ही दूर आए होंगे कि तभी दोस्तों उनको सामने एक बहुत ही बड़ी खाई नजर आती है, जहाँ से दूसरी ओर जाने का रास्ता ही नहीं था। मतलब ये लोग यहीं फंस गए। इवान कहता है कि शायद ये कोई दूसरा ही रास्ता है, हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा। पर आमिर बताता है कि अरे हम सही रास्ते पर आए हैं भाई, लेकिन अब ये रास्ता बदल चुका है और यहाँ खाई बन गई है। ऐसा लग रहा है जैसे इस जगह के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। और फिर कोई दूसरा रास्ता ना होने पर ये लोग वापस विला की ओर गाड़ी मोड़ लेते हैं। आमिर सभी को गाड़ी के पास रहने को कहकर वाटी के साथ वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ जाता है, ये कहते हुए कि शायद मुझे समझ आ चुका है कि ये जगह कैसी है, बस इसकी कंफर्मेशन के लिए जा रहा हूँ। तो इवान और अनी दोनों हैरान होते हैं कि अब इस आमिर को क्या समझ आ गया है। जो भी हो बस हमें यहाँ से बाहर निकालने में मदद कर दे ताकि हम सभी की जान बच जाए। इधर आमिर और वाटी जब थोड़ी दूर जाते तो वो एक पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं और यहाँ से चारों ओर देखने पर उनके सच में होश उड़ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि आसपास कुछ भी मौजूद नहीं होता सिवाय समंदर के। मानो कि ये लोग एक छोटे से टापू पर आ गए हों, लेकिन यहाँ पर आना उनके लिए नामुमकिन था बिना किसी बोट के। फिर ये सब यहाँ पे आए कैसे? आमिर समझ चुका था कि जो उसका शक है वही चीज यहाँ पर हो रही है। वो बाकियों को भी इसके बारे में बताने चाहता है, लेकिन जब वो दोबारा विला के अंदर आता है तो जो बड़ी की लाश रखी हुई थी ना, उसका एंगल बदल चुका था। पहले तो लग रहा था कि धारदार हथियार से मारा गया है, पर अब लग रहा है कि मुंह के अंदर हाथ डालकर उसको पूरा खोल दिया है, जिससे बड़ी की जान गई। किसी को भी समझ नहीं आता दोस्तों कि असल में यहाँ पे क्या चल रहा है। और तब आमिर कहता है कि देखो मैं जो कहूँगा शायद तुम लोगों को उस बात पर यकीन ना हो, लेकिन यही सच्चाई है। हम सब रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, हम किसी कहानी के किरदार हैं। कोई राइटर है जो हमें अपनी कहानी के अंदर लिख रहा है। अभी तक जो हमारे साथ हुआ राइटर ने यही अपनी कहानी में लिखा था। अगर हम अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करने की कोशिश करें जो कि उस विला के पहले की हो, जैसे कि हमारा परिवार क्या है, हम कहाँ रहते हैं, बचपन हमारा कहाँ पे गुजरा, ये सब हमें बिल्कुल याद नहीं होगा, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड राइटर ने अभी तक लिखा ही नहीं है। सिर्फ अनी अपनी बहन के बारे में याद कर पाई, क्योंकि राइटर को उसकी बहन का पार्ट इस कहानी में लिखना था। और तुम लोगों को मेरी बातों पे यकीन न हो ना, तो ट्राई करके देखो अपने पास्ट को, कुछ याद आता है कि नहीं, देखो याद करके। तो दोस्तों सभी अपना पास्ट याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को भी कुछ याद नहीं आता। इसका मतलब आमिर की बात बिल्कुल सही है। आमिर कहता है कि देखो हम इस टापू पर इसीलिए मौजूद हैं क्योंकि राइटर ने इस टापू के बाहर की दुनिया बनाई ही नहीं। अगर वो बनाता तो हम यहाँ से बाहर निकलकर उस दुनिया को एक्सप्लोर कर पाते। मुझे डाउट तभी से होने लग गया था जब इस विला के अंदर हर चीज भूतिया वाइब देने के लिए परफेक्ट रखी हुई थी, मानो कि जानबूझकर ऐसा सेटअप बनाया गया हो। और उसके बाद होने वाली हर चीज मेरे डाउट को क्लियर कर गई। बड़ी जब पहले मरा तो बड़ी का ऐसे मर जाना राइटर को अच्छा नहीं लगा होगा, तो उसको और डरावना बनाने के लिए उसने उसकी हत्या को अलग तरीके से दिखाया। राइटर चाहे तो बड़ी को फिर से जिंदा भी कर सकता है, सारी चीजें उसी के हाथों में है। हम सिर्फ एक कठपुतली हैं जिसे जैसे चाहे वो राइटर चला सकता है अपनी मर्जी से। दोस्तों ये सुनकर तो बाकियों के होश उड़ जाते हैं। उनको यकीन ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। हमारा मतलब अस्तित्व ही नहीं है इस दुनिया में। सभी सोचते हैं कि हमें लग रहा था कि हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, लेकिन अब कैसे निकलेंगे? तो इवान कहता है कि मैं ये सब नहीं मानता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो आमिर कहता है कि भाई हॉरर मूवीज कम देखते हो क्या? अक्सर हॉरर मूवीज में जो बंदा बेवकूफी करता है सबसे पहले वही मर जाता है। अभी तक जो मैंने तुमसे कहा, जो तुम्हें बताया कि ये दुनिया सिर्फ काल्पनिक है, ये भी राइटर चाहता था कि मैं तुम्हें बताऊं, वरना मैं ये नहीं बता पाता। तो बाकी लोग कहते हैं कि इसका मतलब हमें जगह से बाहर निकल नहीं सकते, हम यहीं फंस कर रह जाएंगे क्या? तो आमिर कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हो सकता है जैसा राइटर चाहता है हम वो ना करें बल्कि उसके ऑपोजिट काम करने की कोशिश करें, तो हम बच सकते हैं। क्यों दोस्तों, मजा आ रहा है ना कहानी सुनने में? अब जैसे ये सभी विला में वापस आते हैं, उनको वहाँ बड़ी और डेडेंग दोनों नजर आते हैं। यानी कि राइटर को यह भी पसंद नहीं आया कि इतनी आसानी से ये दोनों कैसे मर गए, इसीलिए उसने उनको दोबारा से जिंदा कर दिया। तब हमें असली राइटर को दिखाया जाता है, वही इस कहानी को लिख रहा है। उसका बॉस उससे कहता है कि अबे ये क्या कर दिया तुमने? अच्छा भला बड़ी और डेडेंग को मार डाला था, उनको फिर जिंदा कर दिया। कहानी आगे बढ़ाओ, एक ही जगह पे अटके मत रहो। इसीलिए राइटर दोबारा से उन दोनों को मार डालता है, जिससे बड़ी सबसे पहले अपने ही हाथों से अपने मुंह को फाड़ देता है। बड़ा ही खतरनाक और खौफनाक घिनौना सीन होता है दोस्तों। बड़ी के मरने से फिर सभी दुखी हो जाते हैं। आमिर कहता है कि राइटर ने पहले भी बड़ी और डेडेंग को मारा था, इसका मतलब बड़ी के बाद अब डेडेंग की बारी है। ये जानकर वो सभी तुरंत डेडेंग के पास जाते हैं, इस उम्मीद में कि अगर हमने डेडेंग को मरने से बचा लिया तो शायद हम भी अपने आप को आगे चलकर बचा पाएंगे। लेकिन वो लोग भूल कर रहे थे कि उनकी तो हर मोमेंट पे राइटर का कंट्रोल होगा ना, इसीलिए उनके सामने ही डेडेंग को भी बड़ी की तरह दर्दनाक मौत दे देता है राइटर। दोनों दोबारा से मर चुके थे। सभी दोस्त आपस में मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि आमिर तू ही बता यार अब क्या करें।
क्या हम इस जगह से कभी बाहर निकल पाएंगे कि नहीं? क्या हो अगर राइटर को हमारी वाली कहानी पसंद ना आए और वो इस कहानी को ही मिटा दे, तो फिर हमारा क्या होगा? हम तो ऐसे ही मर जाएंगे। जिस पर आमिर कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, और अब तो मुझे भी लगने लग गया है कि हम यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे। हम हमेशा हमेशा के लिए यहीं पे कैद रहेंगे। हम लोगों के एंटरटेनमेंट के समान है, हमारा कोई वजूद नहीं है। दोस्तों, यहाँ ये सारे कैरेक्टर परेशान थे, तो वहीं वो राइटर अपना सर खुजा रहा था, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहानी में लिखे क्या आगे, जिससे मतलब ये कहानी इंटरेस्टिंग बन सके। कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके भी। तो वो अब वाटी को भी मारने का फैसला करता है, इसलिए वाटी खुद को मारने में लग जाती है, ठीक उसी तरह जिस तरह बड़ी और डेडेंग मरे थे। उसके दोस्त उसको बचाने की कोशिश करते हैं और काफी कोशिशों के बाद वो उसे बचा तो लेते हैं, लेकिन अब राइटर इवान को मारने का फैसला करता है, और जब बाकी उसको बचाने जाते हैं तो कोई भी उसके करीब तक नहीं जा पाता। अब बारी थी आमिर की, तो राइटर बेचारे आमिर का एक पैर ही गायब कर देता है। राइटर को न जाने क्या सूझी कि उसने आमिर को बैठे बिठाए लंगड़ा बना दिया। आमिर समझ चुका था कि उसको बचने के चांसेस अब कम है, इसलिए वो सोचता है क्यों ना मैं खुद कुएं में जाकर कूद जाऊं। क्या पता राइटर ने उस कुएं के अंदर ही इस कहानी वाली दुनिया से बाहर निकलने का कोई एग्जिट लिखा हो, क्योंकि ऐसी कहानी का कहीं ना कहीं एग्जिट जरूर होता है। इसलिए वो तुरंत एक पैर पर ही कुएं की तरफ बढ़ने लगता है। राइटर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी आमिर कुएं में जा चुका था। और अब आगे क्या होगा वो तो हमें नहीं बताया जाता, और बताया जाएगा भी नहीं, क्योंकि राइटर फिर से बोर हो चुका था इस भूतिया वाइफ की कहानी को लेकर। इसीलिए वो फिर से कहानी को फ्रेश स्टार्ट करता है, और इस बार हॉरर के बजाय ज़ॉम्बी को सिलेक्ट करता है वो, कि इस टापू पर जहाँ पर ये सभी दोस्त फंस गए हैं, यहाँ ज़ॉम्बीज मौजूद हैं। अब वो दोस्त अपने आप को कैसे बचाएंगे, इसी के ऊपर वो आगे की कहानी को कंटिन्यू करने वाला है। तो जैसे वो लिखना शुरू करता है ना, जमीन फाड़कर ज़ॉम्बीज बाहर आने लग जाते हैं। उन ज़ॉम्बीज ने सभी को चारों तरफ से घेर लिया होता है। अब ये देखकर सभी दोस्त हैरान, क्या करें, कैसी मुसीबत आ गई। वो लोग जल्दी जल्दी खिड़की दरवाजे सब बंद करना शुरू कर देते हैं। तो अनी कहती है ज़ॉम्बीज एपोकलिप्स के लिए तो ये विला बिल्कुल तैयार है। विला के बेसमेंट में ढेर सारे हथियार मौजूद हैं, सभी एक एक हथियार उठा लो जल्दी, और उसके बाद हम उन ज़ॉम्बीज की वाट लगाएंगे। इसलिए सभी दोस्त अपने अपने लिए हथियार ले लेते हैं। इवान राइफल्स उठा लेता है और आमिर बॉम्ब्स वगैरह लेकर विला के बाहर आ जाता है और चारों तरफ बॉम्ब्स फिट कर देता है। इसके बाद वो दूर से स्नाइपर लेकर बैठ जाता है ताकि ज़ॉम्बीज के आते ही सभी को भून डाले। जैसे ही ज़ॉम्बीज विला के करीब आते हैं, इवान अपनी राइफल से गोलियों की बारिश कर देता है। ढेर सारे ज़ॉम्बीज इस चीज से मारे जाते हैं दोस्तों, लेकिन ज़ॉम्बीज की तादाद कम नहीं हो रही थी। जितने मरते उससे ज्यादा दोबारा पहुंच जाते, इसलिए आमिर अपने बॉम्ब्स को डेटोनेट कर देता। इससे होता यह है एक जोरदार धमाका, लेकिन ये सबसे गलत डिसीजन होता है जो आमिर ने लिया था। धमाके से विला की दीवार टूट जाती है और अब ज़ॉम्बीज के लिए ज्यादा बढ़िया रास्ता बन चुका था अंदर आने का। इसलिए ढेर सारे ज़ॉम्बीज विला के अंदर एंटर कर जाते हैं। जिन्होंने सारे दोस्तों को घेर लिया था, तब बड़ी भी मर चुका था दोस्तों, वो भी ज़ॉम्बी बनकर जिंदा हो जाता है और सभी को काटने उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जैसे तैसे ये दोस्त अपने आप को ऊपर वाले कमरे में लॉक कर देते हैं, पर उनको भी पता था ज्यादा टाइम तक वो अपने आप को बचा नहीं पाएंगे इन ज़ॉम्बीज से। उन्हें हर तरफ से उनका अंत सामने नजर आ रहा था। किसी को समझ नहीं आता कि अब क्या होगा। वाटी और अनी उन ज़ॉम्बीज के हाथों मरना नहीं चाहते थे, इसलिए वो दोनों एक कठिन फैसला लेते हैं कि दोनों एक दूसरे को शूट करके मार डालेंगे, ताकि ऐसी बुरी मौत मरने से अच्छा है खुद मर जाए। इवान और आमिर उन्हें रोकने तो जाते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वाटी अपना सर अनी के सर से मिलाकर माथे पे गन रख देती है और ट्रिगर दबा देती है, जिससे एक ही गोली में दोनों की जान चली जाती है। दोनों मर चुके थे और अब पूरे विला और आसपास के इलाके को ज़ॉम्बीज ने पूरी तरह घेर लिया था, यानी कि इवान और आमिर को भी बचना अब नामुमकिन था। अब हमें राइटर को दिखाया जाता है। उसने ज़ॉम्बीज को ऐड करके कहानी तो बढ़िया बना दी, ट्विस्ट लेके आ गया, लेकिन ये भी उसको पसंद नहीं आता। इसलिए वो ज़ॉम्बीज वाले हिस्से को ही आग में डालकर जला देता है कि मुझे कुछ और ट्राई करना होगा कहानी को अच्छा बनाने के लिए। तब उसका बॉस उससे कहता है कि ये हॉरर ज़ॉम्बी वाली मूवी छोड़ो, एक दूसरा प्रोजेक्ट मिला है, वो टॉपिक देता हूँ, उस पे तुम अगली कहानी लिखना शुरू करो। इसीलिए राइटर दूसरी कहानी लिखना शुरू कर देता है। इससे होता यह है कि दोस्तों जितने भी दोस्त थे वो सभी विला के अंदर ही रह जाते हैं। उनको पता चल चुका था कि राइटर ने कहानी को रोक दिया है। तो आमिर कहता है कि अरे इसका मतलब तो ये अब हमारी जिंदगी यहीं पे अटक चुकी है। जब तक राइटर आगे की कहानी को कंटिन्यू नहीं करेगा तब तक तो हम ऐसे यहाँ पड़े रहेंगे, ना बाहर जा पाएंगे, ना कोई खतरा आएगा, बस मानो जिंदगी थम सी जाएगी। और जब वो दोबारा हमारी वाली कहानी पे ध्यान देगा तब हमें फिर से अपने आप को बचाना होगा। न जाने ये राइटर हमें अगली बार कौन सी मुसीबत में डालने वाला है। तो बाकी दोस्त कहते हैं कि हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, अब कोई भी खतरा क्यों ना आ जाए, हम उस खतरे से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दोस्तों इसी सीन के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है, लेकिन एंडिंग थोड़ी सी अधूरी लगी। हमें राइटर के बारे में कुछ और खास बताया नहीं गया और ये भी नहीं बताया गया कि आखिर आमिर को सारी चीजें कैसे पता चल जाती थी। तो मेरे ख्याल से जो राइटर था वो कोई और नहीं बल्कि आमिर ही था। आमिर ही अपनी कहानी लिख रहा था और अपने आप को अपनी ही लिखी हुई कहानी में इमेजिन कर रहा था, तभी तो उसको सारी चीजें समझ आ रही थी, सारी बातें समझ आ गई थी उसके कि आगे क्या होने वाला है। और इस बात को कहीं ना कहीं वो चीज कंफर्म कर देती है कि हर बार राइटर जब कहानी को दोबारा शुरू करता तो वो बेचारे बडी को मरा हुआ ही रहने देता,
क्योंकि इवान ने उससे कहा था तुम अनी को पसंद करते हो तभी तुमने बड़ी को मारा होगा। तो आमिर को अपनी ही कहानी के कैरेक्टर पर दिल आ गया था, इसलिए हर बार वो बड़ी को जिंदा करता ही नहीं। थोड़ा सा फनी लॉजिक था दोस्तों, लेकिन उम्मीद है आपको ये अलग सी मूवी पसंद आई होगी, बहुत ही अलग थी, है ना। बाकी आप बताइए कमेंट्स में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।